Dear students, today we are going to study class 7 Social Science History chapter 4 Mughal Empire. Through this video we discuss about मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम मनसबदार और जागीरदार के बारे में स्टडी करेंगे। एज द एम्पेरर एक्सपेंडेड टू encompass different regions, the Mughals requited diverse body of people from a small nucleus of Turkish nobles. They expanded to include Iranis, Indian, Muslims, Afghan, Rajputs, Marathas and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as मनसबदार। सबसे पहले हम मनसबदार के बारे में जानते हैं कि मनसबदार कौन है। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठाओं और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। द टर्म मनसबदार refers to an individual who holds a mansab, meaning a position of rank. It was a grading system used by the Mughals to fix first rank, second salary and third military responsibility. Rank and salary were determined by a numerical value called jat. The higher the jat, the more prestigious was the noble's position in court and the larger his salary. मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई ग्रेडिंग सिस्टम था, यानी श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके माध्यम से फर्स्ट में रैंक यानी पद, सेकंड में सैलरी वेतन
और थर्ड में मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। द Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of sawar or cavalrymen. The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. मनसबदार जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे गए थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार received their salaries as revenue assessment called Jagir, which were somewhat like iktas, but unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagir. मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इकताओं के समान थी। But unlike muftis, most mansabdar did not actually reside in or administer their jagir. मनसबदार मुफ्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। They only had rights to the revenue of their assessment, which was collected for them by their servants, while the
mansabdar themselves serve in some other part of the country. उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर reason these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the mansabdar. अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर रहे। By Aurangzeb's reason, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a जागीर। इसी तरह से औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब के शासन काल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। As the result, many jagirdars tried to exact as much revenue as possible while they had a जागीर। तो इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें उतना वसूल कर लें। Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously। और औरंगजेब के शासन काल के अंतिम वर्षों में इन प्रवर्तनों पर औरंगजेब का कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब
एंड जमींदार। जब्त और जमींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। मुगलों की आमदनी का जो मुख्य साधन था वह किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। द मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rural elite, that is, the headman or the local chieftain। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल carried out a careful survey of crop yields, prices and areas, cultivated or a 10-year period 1570 to 1580। On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। Each province was provided into revenue circle with its own schedule of revenue rates for individual crops। This revenue system was known as जब्त। और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक को हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था।